हेलो दोस्तों, मैं सुमन और आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट लूप्स कैसे काम करते हैं। और हम उसको पूरे डिटेल में समझेंगे कि कैसे मतलब जावास्क्रिप्ट जो है वो एसिंक्रोनस कॉल्स को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको पता होगा कि सिंक्रोनस लैंग्वेज है और सिंगल थ्रेडेड है और ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है। बट आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि अगर ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रही है तो किसी एपीआई के स्लो रिस्पांस की वजह से कभी ना कभी इसको मतलब स्टक हो जाना चाहिए एक जगह पे। मतलब अगर कोई सेट टाइम आउट है जो 5 सेकंड लेगा तो इसको 5 सेकंड वहीं पे रुक जाना चाहिए, बट ये रुकता नहीं है, ये एग्जीक्यूट होता ही रहता है। तो ये कैसे होता है? तो इसका जो फिनोमिना होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट लूप। तो बेसिकली इवेंट लूप होता क्या है, मैं आपको एक डायग्राम से बताऊंगा। मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ, ये सिंपल सा डायग्राम है, बट समझने के लिए हमारे पास काफ़ी है। तो जब कोई जब जावास्क्रिप्ट कोड जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है ये राउंड टाइम पे, तो ये कॉल स्टैक में जाता है। कॉल स्टैक क्या करता है कि जितना भी सिंक्रोनस कोड होता है, जैसे कोई फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है जो कुछ कैलकुलेट कर रहा है, तो वो सारा का सारा क्या होता है कि एक साथ ही एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो होता है वो सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट होता है। फिर ये चेक करते हैं कि इस जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें कोई वेब एपीआई हो, जैसे कोई ब्राउज़र की एपीआई हो, जैसे सेट टाइम आउट ही है, या फिर कोई फैच एपीआई, कोई थर्ड वर्ल्ड एपीआई से, या फिर आउट डेटा हमें चाहिए किसी सर्वर से, तो वैसी कोई एपीआई कॉल तो नहीं हो रही। तो उस केस में क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है, जो नॉन ब्लॉकिंग कोड होता है, जो सिंक्रोनस कोड होता है, वो एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो जाता है। वो हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे होता है और कैसे ये मतलब मैनेज होता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो ये जो आइटम्स हमारे पास में है, या फिर जो ये इवेंट्स हैं कुछ एसिंक्रोनस इवेंट्स, ठीक है, ये फिर डिवाइड हो जाते हैं कॉल बैक क्यू में। ठीक है, ये जाता है कॉल बैक क्यू में। कॉल बैक क्यू क्या होता है? क्यू आपको पता होगा, स्टैक तो आपको पता होगा, लीफो पे चलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो जैसे ही ये इसमें जाता है, इसमें दो तरह की क्यूज होती हैं कॉल बैक क्यू में। एक होती है माइक्रो टास्क क्यू, एक होती है मैक्रो टास्क क्यू। तो जो माइक्रो टास्क क्यू होती है, इसमें जैसे प्रोमिसेस ऐड हो जाते हैं, जैसे क्यू माइक्रो टास्क अपडेट मतलब इसमें ऐड होते हैं। मैक्रो टास्क में होते हैं जैसे सेट टाइम आउट है या सेट इंटरवल है। ठीक है, और ये क्या होता है कि जैसे ही ये ऐड हो जाते हैं, फिर जो इसके इनमें भी मतलब कॉल स्टैक, माइक्रो टास्क क्यू और मैक्रो टास्क क्यू में भी डिफरेंस होता है, वो आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। इनकी प्रायोरिटी होती है। और इसके बाद में क्या होता है कि ये जो इवेंट लूप है ये चेक करेगा फिर से कॉल स्टैक को। ठीक है, जैसे ये एम्प्टी हो जाएगी माइक्रो टास्क क्यू और मैक्रो टास्क क्यू, वैसे ये इस पे वापस जाएगा और फिर से चेक करेगा कि कोई एग्जीक्यूशन बची तो नहीं हुई है। तो एक्चुअली तीन टर्म्स हमने इसमें मिली हमें, कॉल स्टैक, माइक्रो टास्क क्यू और मैक्रो टास्क क्यू। तो इनमें जो सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि ये कॉल स्टैक है और ये दोनों क्यूज़ हैं। ठीक है, प्रायोरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले कॉल स्टैक एग्जीक्यूट होगा, जो सिंक्रोनस है वो तो नॉन ब्लॉकिंग है, वो हो जाएंगे और ये एक साथ ही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में है माइक्रो टास्क क्यू। ये कॉल स्टैक के बाद ये एग्जीक्यूट होते और ये भी एक के बाद एक एक साथ ही एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं मैक्रो टास्क क्यू, ये एंड में होते हैं और ये एक एक करके होते हैं। पहले ये एग्जीक्यूट होगा फिर ये एग्जीक्यूट होगा, वैसे करके चलता है। ठीक है, एक साथ नहीं होते ये। एक ये है। और इसमें जैसे हमारे पास में सिंपल फंक्शंस वगैरह एग्जीक्यूट होते हैं, क्या उसका कंटेक्स्ट है वो होता है। इसके अंदर आपको मैंने बता दिया प्रोमिसेस वगैरह होते हैं। इसके अंदर सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं। ये म्यूटेशन ऑब्जर्वर वगैरह माइक्रो टास्क क्यू में आ जाते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। तो सबसे पहले कॉल स्टैक होगा एग्जीक्यूट, उसके बाद माइक्रो टास्क क्यू के जितने भी इसके अंदर जॉब्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद मैक्रो टास्क क्यू एक एक करके एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में जो बेसिक चीज़ है।
अब हमने इसको एग्जांपल से समझना है कि मतलब ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ये मैंने एक सिंपल सी एचटीएमएल फाइल बनाई हुई है जो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, और इसमें ही मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जैसे ये कॉल स्टैक का है। कॉल स्टैक मैंने आपको बता दिया जो नॉन ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट है या फिर सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है। वो सारी चीज़ें इसमें सबसे पहले हम इसका समझेंगे। जो हमारे पास में कॉल स्टैक है उसका एग्जांपल है ये। इसमें आप देखें कुछ भी ब्लॉकिंग नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट है फंक्शन। सबसे पहले तो सिंपल जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, और कॉल यहाँ पे हुआ है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि अ, जो हमारा फर्स्ट है, ये फर्स्ट फंक्शन ये स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर सेकंड वाला पुश हो जाएगा। जैसे सेकंड वाला पुश होगा इसके अंदर थर्ड वाला पुश होगा, फिर थर्ड वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये पॉप ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये पॉप ऑफ हो जाएगा, फिर फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, ये पॉप ऑफ हो जाएगा। अगर हम लोग मतलब मैंने और एग्जांपल्स कमेंट किए हुए, अगर मैं इसको और रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे सबसे पहले ये इसमें आया एंटरिंग फर्स्ट। सबसे पहले ये यहाँ पे आया, ठीक है। और आप देखेंगे ये यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे ये एंड में ही गया, ठीक है, क्योंकि ये कॉल हो गया। और ये अब इसको लाइन बाय लाइन, जैसे मैंने आपको बताया कॉल स्टैक में क्या था, लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूट करता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट में आया, फिर सेकंड में आया, सेकंड इसने पुश कर दिया स्टैक के अंदर, फिर इस ये थर्ड के अंदर पहुंचा। अगर आप देखेंगे तो ये थर्ड के अंदर पहुंचा, मतलब थर्ड हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ये पॉप ऑफ हो गया स्टैक से। फिर ये इसने सेकंड को एग्जिट किया, ये हमारा एग्जिट किया सेकंड को, ठीक है। फिर ये फर्स्ट को एग्जिट करेगा, फिर ये फाइव को करेगा, फाइव को डन कर देगा, ठीक है। ये आप समझ गए कि कॉल स्टैक क्या मतलब सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है जिसके अंदर कोई ए सिंक्रोनस टास्क नहीं है, और ये सिंपली एग्जीक्यूट हो जाता है। इसमें कोई मतलब क्यू वगैरह कॉल नहीं होती, ना माइक्रो टास्क क्यू ना माइक्रो टास्क क्यू, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये हमारे पास में ए सिंक्रोनस टास्क का, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास में ये है ए सिंक्रोनस टास्क है। सबसे पहले कंसोल लॉग है, स्टार्ट एंड, बीच में ए सिंक्रोनस टास्क है, सेट टाइम आउट है, दो सेट टाइम आउट्स हैं और एक प्रॉमिस है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा, मतलब जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी सबसे पहले ये रन होगा, फिर ये जो सेट टाइम आउट है, अ, ये जो एपीआई है वेब एपीआई, वो डेलीगेट हो जाएगी और टाइमर चल पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में प्रॉमिस है, प्रॉमिस ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये एक प्रॉमिस क्रिएट कर देगा, और जैसे इस प्रॉमिस का मतलब हमारे पास में रिस्पॉन्स आ जाएगा या फिर जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा देन ब्लॉक में पहुंचेगा, वैसे ही ये जो इसके अंदर जो कॉल बैक है या फिर इसके अंदर जो भी एग्जीक्यूशन है वो माइक्रो टास्क क्यू में ऐड हो जाएगी। जो हमारे प्रोमिसेस माइक्रो टास्क में चलते हैं, तो ये एग्जीक्यूट ये इसके अंदर जाएगा। उसके बाद सेट टाइम आउट है, आप देखें टाइमर ज़ीरो है, फिर से ये ज़ीरो है, और इसके अंदर हाँ जैसे ये भी डेलीगेट हो जाएगा वेब एपीआई को, और इसका टाइमर चल पड़ेगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, तो मतलब सबसे पहले ये दो होंगे, फिर ये वाले एग्जीक्यूट होंगे एक एक करके। तो अगर मैं इसको मैं ये करूं तो आप देखेंगे कि जो सबसे सिंपल वाली जो ये कंसोल लॉग्स थे, मतलब जो कॉल स्टैक था वो सबसे पहले कॉल हो गया स्टार्ट एंड, ठीक है। फिर आया प्रॉमिस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले कॉल स्टैक, फिर माइक्रो टास्क, प्रोमिसेस, फिर होगा मैक्रो टास्क, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके बाद प्रॉमिस एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद में टाइम आउट, पहला टाइम आउट हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया जो मैक्रो टास्क होते हैं वो एक एक करके एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरे वाला हुआ, ठीक है। इस एग्जांपल से हमें पता चल गया कि ए सिंक्रोनस जो टास्क होते हैं वो कैसे चलते हैं, और माइक्रो टास्क और मैक्रो टास्क क्यू कैसे काम करती है, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया।
अभी हम लोग चलते हैं तीसरे वाले टास्क पे, इसमें थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक कंसोल लॉग है, मतलब कॉल स्टैक। ठीक है, ये सबसे पहले काम करेगा। इसके बाद है सेट टाइम आउट, और ये मैंने आपको बताया ये आते हैं मैक्रो टास्क में। ठीक है, तो ये जो कॉल बैक है ये मैक्रो टास्क में ऐड हो जाएगा, और ये सबसे एंड में जाएगा। फिर प्रॉमिस, एक और प्रॉमिस रिजॉल्व, इसके प्रॉमिस आपको पता है माइक्रो टास्क में जाता है, तो प्रायोरिटी सबसे पहले इसकी है, इसके बाद प्रॉमिस की है माइक्रो टास्क की, उसके बाद आएगी मैक्रो टास्क की। ठीक है, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले कॉल स्टैक, उसके बाद माइक्रो टास्क दोनों जो थे, उसके बाद आया मैक्रो टास्क। और मैंने आपको माइक्रो टास्क बताया था, एक साथ ही एग्जीक्यूट होते हैं ये, और ये एक एक करके। तो ये हमारे पास में तीसरा एग्जांपल था, इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा चलते हैं, जैसा रियल लाइफ में एग्जांपल होता है हमारे पास में। रियल लाइफ में जैसे कोई फैच कर रहे हैं हम लोग कोई डेटा किसी एपीआई से, और इसमें नॉन ब्लॉकिंग कोड भी होगा या फिर सिंक्रोनस कोड भी होगा, और जैसे सारे सेट टाइम आउट है ये भी होगा। तो इसमें क्या है कि इसमें हमें पता चलेगा कि जैसे हमने ये कोड अपने किसी प्रोजेक्ट में लिखा तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो कोड के हिसाब से सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक में जाएगा। इसके बाद फैच एपीआई को कॉल होगी। ये इसका क्या है कि ये है थर्ड पार्टी एपीआई। ठीक है, ये कॉल, ये जो प्रॉमिस है ये कॉल हो जाएगा, और इसके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे होंगे। ठीक है, देन ब्लॉक्स। ठीक है, इसके बाद ये ब्लॉक नहीं करेगा, इसको प्रॉमिस को भी ब्लॉक नहीं करता। इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा सेट टाइम आउट। अब ये भी डेलीगेट हो जाएगा वेब एपीआई को, और टाइमर चल पड़ेगा 0 मिली सेकेंड के लिए। ठीक है, और ये फिर जाएगा इस पे एंड वाले पे, ये भी सिंक्रोनस है, तो स्टार्ट और एंड तो पहले ही कॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो ये वाली चीज़ है, अब आपको पता होगा कि ये जो एपीआई कॉल है, ये मतलब थर्ड पार्टी है, ये कम से कम भी 0 मिली सेकेंड से तो ज़्यादा ही टाइम लेगी, चाहे 0.1 ही ले ले कम से कम, पर उससे ज़्यादा ही लेगी। तो ये क्या होगा कि ये यहाँ पे रुकेगा, और ये पहले एग्जीक्यूट होगा इससे। ठीक है, क्योंकि 0 मिली सेकेंड पूरा हो जाएगा, और ये जो इसका कॉल बैक है ये 0 मिली सेकेंड कंप्लीट होते ही, जो है जैसे ही वेब एपीआई में ये मतलब इंटरफेस में ये कंप्लीट करेगा अपना टाइमर, ये ऐड हो जाएगा मैक्रो टास्क क्यू में। और मैक्रो टास्क क्यू में ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है फैच। ठीक है, तो एक्चुअली मेन क्या होता है कि जो आपने ये देखे थे कॉल बैक्स वगैरह, तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोमिसेस एक्चुअली इसके देन या कैच ब्लॉक्स होते हैं जो माइक्रो टास्क क्यू में ऐड होते हैं। तो जो ये एग्जीक्यूशन होती है ये हमारी ब्राउज़र में ही चलती है, जो ये चीज़ें हैं देन ब्लॉक्स ये ऐड होते हैं वहाँ पे क्यू में। ठीक है, और वैसे ही जो हमारा सेट टाइम आउट है, इसका ये जो कॉल बैक है ये ऐड होता है यहाँ पे मैक्रो टास्क क्यू में। मतलब इसमें मेनली कॉल बैक्स ही हैंडल होते हैं। तो जैसे ही जब तक मतलब जैसे ही 0 मिली सेकेंड कंप्लीट हुआ तब तक तो देन ब्लॉक्स तक पहुंचा ही नहीं था ये, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन चली ही हुई थी। तो ये इससे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद में ये देन ब्लॉक्स ऐड होंगे दोनों माइक्रो टास्क क्यू में, और माइक्रो टास्क एक के बाद एक एग्जीक्यूट कर देंगे इसको। तो फर्स्ट स्टार्ट और एंड आएगा, फिर इनसाइड टाइम आउट आएगा, और उसके बाद में ये वाली एग्जीक्यूट होगी। तो इसको भी हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो आप इसमें देखेंगे तो स्टार्ट एंड इनसाइड टाइम आउट और फेस्ट डेटा, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगा। अगर हमें मिले जाए तो ये है इसका टाइम, हाँ 308 मिली सेकेंड्स लगे इसको। तो इसने अपना टाइम लिया, और उस हिसाब से आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे ये चला। तो मेनली मेन चीज़ क्या है कि जो हमने समझा कि माइक्रो टास्क क्यू में जब प्रोमिसेस के देन या कैच आते हैं। ठीक है, और मैक्रो टास्क में आते हैं जैसे कॉल बैक्स। अब इसमें एक और क्वेश्चन मतलब दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे सेम एपीआई है, इस एपीआई को हम लोग फैच की जगह कॉल बैक से भी तो कर सकते थे ना। ठीक है, और भी तरीके एक्सियोस भी जैसे रिटर्न करता है
प्रॉमिस, बट कॉल बैक से भी तो कर सकते हैं, तरीके होते हैं, जावास्क्रिप्ट कॉल बैक से भी हो जाते हैं। तो उस केस में कौन पहले एग्जीक्यूट होगा, फैच से या कॉल बैक से? तो उसका सीधा सा आंसर है कि जो कॉल बैक्स होते हैं वो जाते हैं मैक्रो टास्क क्यू में, ठीक है, और जो प्रोमिसेस या फिर देन ब्लॉक्स होते हैं वो जाते हैं माइक्रो टास्क क्यू में। तो उस केस में क्या होगा कि माइक्रो टास्क प्रायोरिटी के हिसाब से कॉल स्टैक के बाद एग्जीक्यूट करेगी, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो फैच वाला पहले चलेगा और कॉल बैक वाला बाद में चलेगा। तो दोस्तों इवेंट लूप में इतना ही था, मोटा मोटा इवेंट लूप सिर्फ ये इंश्योर करता है कि जो कॉल बैक क्यूज़ हैं और जो जो हमारी माइक्रो टास्क क्यू है या मैक्रो टास्क क्यू है, ये जैसी एम्प्टी होती है इस पे नज़र रखता है और फिर चेक करता है कॉल स्टैक में कि कुछ एग्जीक्यूट होने के लिए बचा तो नहीं। अगर बचा है तो फिर से उनको असाइन कर दिया जाता है कॉल बैक क्यूज़ में, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई पिछले 1 साल में और मुझे टाइम नहीं लगा। मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी और फैमिली में भी बहुत कुछ हुआ, तो उतना टाइम नहीं लगा। बट अब से मैं कोशिश करूँगा कि सारी वीडियोस टाइम पे हों और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँ जिसमें थोड़ा डीप हमें जाना पड़े, बेसिक्स समझने पड़े, ना कि कुछ पैकेजेस या फिर कोई फॉर्म्स वगैरह सबमिशन। हम लोग डीप डाइव करेंगे नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है या फिर रिएक्ट कैसे काम करती है। पहले जावास्क्रिप्ट समझेंगे, उसके बाद एक एक करके टॉपिक्स में जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करना, और कोई और टॉपिक आपको अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा लगेगा तो आप मुझे बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।